हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिवीज लैब के शेयर का डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि क्या अब आपको डिवीज लैब के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीज लैब काम क्या करता है। देखिए, डिवीज लैब क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को। अब क्वेश्चन आता है कि एपीआई क्या होते हैं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है। देखिए, कोई भी ड्रग होता है तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो फार्मा प्रोडक्ट होता है उसके अंदर, जैसे कोई ड्रग है उसके अंदर कोई चीज है तो वो एक्टिव होता है, अनएक्टिव नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एपीआई। अब देखिए, कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी जेनेरिक एपीआई बनाती है, इंटरमीडिएट बनाती है, पेप्टाइड बिल्डिंग ब्लॉक बनाती है और कैरोटिनॉइड कंपनी बनाने का काम करती है, और इसको कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में बेचती है। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिवीज लैब्स है इसका जो मेन रेवेन्यू है ये इंडिया से नहीं आता है। इस कंपनी का अगर जो मेन कारोबार है, मतलब जहाँ से इसका मेन धंधा होता है, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में होता है, और उसके बाद अमेरिका में इस कंट्री का, मतलब इस कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू हमको देखने को मिलता है। अब देखिए, अब अगर हम इसके कंपनी डेटा के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप देखिए 93,456 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, जो सन फार्मा है, मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी भी लिस्टेड हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे डिवीज लैब्स आता है अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करोगे तो। देखिए, जो सन फार्मा का जो मार्केट कैप है वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का है। उसके बाद अगर किसी का हाईएस्ट मार्केट कैप है तो वो है 93,456 करोड़ डिवीज लैब का। तो देखिए, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की डिवीज लैब है। तो देखिए, इतनी दूसरी बड़ी कंपनी है तो क्या आपको ये इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से सस्ते वैल्यूएशन पर मिलेगी? जी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए, अभी इसका इंडस्ट्री से पी के मुकाबले आपको थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है, लेकिन देखिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो लगातार अच्छा देखने को मिला है। मतलब जो इसके पीयर्स हैं उनके मुकाबले इसने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब देखिए, अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो प्राइस टू बुक भी इसका 12.78 है, जो कि देखा जाए मेरे ख्याल से रीजनेबल है, क्योंकि हर साल कम से कम 10 to 15% इसका बुक वैल्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधी बात है, मेरे ख्याल से ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं बोलूंगा मैं। अगर डिविडेंड देखा जाए तो डिविडेंड थोड़ा सा ये नी के बराबर ही है, आधे % से भी कम इसका डिविडेंड है। तो देखा जाए तो जो लोग सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो मेरे ख्याल से उनको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं रेवेन्यूज की बात करूं, मतलब जो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज, मतलब एट दी एंड सेल्स कितनी हुई है कंपनी की, तो वो देखिए आपको पिछले 3 साल से लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू के बाद आपको लैक्स और लगाना है। तो ये लैक्स से पहले की वैल्यू है, तो मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए कितना 3,94,971, तो मतलब 3,94,971 लैक्स। ओके, तो देखिए इसमें पिछले 3 साल से लगातार अगर आप देखोगे तो लगातार इसके रेवेन्यूज में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की अगर मैं बात करूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब होता है जो कंपनी जितना टोटल मुनाफा कमाती है उसके अंदर हम टैक्स और इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि सपोज कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से कंपनी ने 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया, 10 रुपए टैक्स पे किया, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया 100 - 10 - 10, 80 रुपए इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। अब देखिए, अगर आप इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखोगे तो 18 के बाद 19 में अच्छा खासा कंपनी का ईबीडीआईटी बढ़ा था, लेकिन 2020 में यहाँ पे 24 लाख की आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए, पहले 554 था, इस बार हो गया 530। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन यही है, जो कंपनी के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उसके अंदर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली होगी। मतलब जो कंपनी के खर्चे होंगे उसमें, मतलब खर्चे बढ़ गए होंगे, तो उसकी वजह से आपको ये ईबीडीआईटी कम लग रहा है। लेकिन देखिए, कंपनी की सेल्स में कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। कंपनी की सेल्स अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी बड़ी है।
अब देखिए, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, मतलब इसके अंदर फिर इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है, फिर टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको फिस्कल ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2020 है उसके अंदर आपको गिरता हुआ नजर आया है। अब देखिए, इसका रीजन सेम है, इंटरेस्ट पेमेंट थोड़े से ज्यादा हुए होंगे और जो एक्सपेंडिचर्स है कंपनी के वो ज्यादा हुए होंगे। अब देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो कंपनी ने एट दी एंड कितना प्रॉफिट कमाया, मतलब जितने कंपनी के खर्चे थे, कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट था, कंपनी का टैक्स पेमेंट, सब मिला के कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। तो देखिए, एट दी एंड अगर आप देखोगे तो आपको तीनों साल लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए लगभग आपको 40 करोड़ का मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा 40 करोड़ कैसे, तो ये देखिए, ये 33 है, ये 37 है, तो मतलब कितना हो गया, 4000 लैक्स हो गया। तो 4000 लैक्स यानी कि 40 करोड़। ओके, अब देखिए, अगर आप कंपनी के ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, अब देखिए ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। देखिए, जो एसेट जिसके अंदर डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं होता है, जैसे सपोज आपकी कोई मशीनरी है, तो आपकी जो मशीनरी है उसको ग्रॉस वैल्यू पे लिखा जाएगा, यानी कि उसके अंदर कोई डेप्रीशिएशन लेस किया हुआ नहीं होता है। तो देखिए, पिछले 3 साल से लगातार जिस तरीके से कंपनी के एसेट बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब देखिए, जितने कंपनी के एसेट बढ़ेंगे तो उतना अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो कंपनी आसानी से अपने एसेट बेचकर कैश को जनरेट कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, नेटवर्थ मतलब जो कंपनी की जो मेन जो खुद की कैपिटल कितनी एम्प्लॉयड है उसको बोलते हैं नेटवर्थ। अब देखिए, अगर आप देखोगे नेटवर्थ देखोगे तो पिछले 3 साल से लगातार आपको कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सीधा कट इंडिकेशन है कि अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी हैं तो नेगेटिविटी यहां पर बहुत कम नजर आई है और पॉजिटिविटी हमें यहां पर ज्यादा नजर आ रही है। अब देखिए, अगर आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 2018 के बाद 2019 में अगर आप देखोगे अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर बढ़ा। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, मतलब एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है। अब देखिए, अगर 2020 मतलब उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर था, ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर अभी गया था जनवरी से लेके दिसंबर वाला, देखिए कंपनी वो वाला फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है इसलिए। तो देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मतलब देखिए सिर्फ 1.5 रुपीज का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। देखिए, इससे मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पे 18 रुपए का अर्निंग पर शेयर बढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% की कंपनी की अर्निंग बढ़ी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी एकदम से आउट परफॉर्मेंस कर रही है तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वहां पर आपको रुकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन खुशी वाली बात यह है कि यहां पर आपको अर्निंग पर शेयर गिरता हुआ नजर नहीं आया है। अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो ये देखिए, मैं आपको नहीं बोल रहा था हर साल 10 से 15% का बुक वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए 225 के बाद 263, मतलब कितना बढ़ गया 38 रुपीज। 38 रुपीज यानी कि 15%, ऑलमोस्ट 15% यहां पर इसका बुक वैल्यू बढ़ा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ 13 रुपये बढ़ा है। 13 रुपये भी यहाँ पे 5% होता है। तो देखिए 5% भी कोई पुअर नहीं है, क्योंकि उससे पहले आपको 15% ये बढ़ता हुआ नजर आया है। अब अगर आप डिविडेंड देखोगे तो कंपनी का ये देखिए, पहले कंपनी ने यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, तो अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी की अर्निंग भी बढ़ी है। तो देखिए, तो कंपनी ने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी ज्यादा दिया। और अभी देखिए FY 2020 में उनका फ्लैट परफॉर्मेंस रहा, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को उतना ही डिविडेंड दिया जितना उन्होंने पहले दिया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का पूरा अच्छे से ध्यान रख रही है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो हर साल आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि देखिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसका मतलब यही है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बढ़िया रिटर्न दिए हैं और हर साल इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो शेयर का प्राइस है, वो आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मतलब कंपनी की जो पूरी कैपिटल है उसके ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो देखिए, अगर 2016 में कंपनी का सबसे अच्छा नेटवर्थ था 25%, मतलब एकदम फैबुलस, मतलब मार्वलस से भी ऊपर। लेकिन देखिए उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 साल लगातार इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिरता रहा। लेकिन देखिए 2019 में फिर से हमको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वापिस से यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिरा है। लेकिन देखिए 15 to 20% इज गुड। अगर यहाँ के लगभग अगर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है तो मेरे ख्याल से बढ़िया है। अगर 15% से रिटर्न ऑन नेटवर्थ गिरता है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन देखा जाए तो कंपनी ने मेंटेन करा हुआ है पिछले 5 साल से। अगर आप देखोगे तो 15 से 20% आपको यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिख रहा है।
अब अगर आप डिविडेंड देखोगे तो ये देखिए 3 साल तक कंपनी लगातार सिर्फ 10 रुपए का डिविडेंड दे रही थी, लेकिन फिर कंपनी की अर्निंग बढ़ी। क्योंकि ये देखिए यहां पर अगर आप देखोगे 19.11% कंपनी ने पैसा कमाया, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 60% यहां पर डिविडेंड बढ़ाया। और फिर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड फ्लैट था, मतलब जो कंपनी ने डिविडेंड दिया था वो एकदम जितना कंपनी ने कमाया उतना ही दिया। तो ये देखिए तो दोनों साल सेम डिविडेंड हमको यहां पर देखने को मिला है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस कंपनी का जो मेन, अगर आप देखोगे जो मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, वो अगर आप देखोगे तो 47% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूरोप से आता है। मतलब जो कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से 47 रुपीज इस कंपनी को यूरोप से मिल रहे हैं। तो ये देखिए तो इसलिए अधिकतर क्या होता है कि कभी भी, अभी आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन लग जाता है, ऐसा हो जाता है, तो सबसे ज्यादा असर यहाँ पे डिवीज लैब्स को होता है, क्योंकि इसका जो मेन धंधा है वो डिवीज लैब्स का यूरोपियन कंट्रीज में ही है। और मेन बात क्या है, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो लगातार रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन यूरोप से इसका बढ़ता जा रहा है। और अगर आप अमेरिका का देखोगे तो अमेरिका का 22.94% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसमें एक आश्चर्य वाली बात यह है कि पिछले 4 साल से लगातार रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अमेरिका का गिर रहा है और यूरोप का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। मतलब जो पहले जो कमाई जो अमेरिका से होती थी वो कम हो रही है और जो यूरोप से पहले जो कमाई होती थी वो बढ़ रही है। अगर आप इंडिया का मार्केट शेयर देखोगे तो इंडिया में इनका 14.8% का मार्केट शेयर है, जो कि कभी चेंज हो जाता है, कभी मतलब कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। तो कोई एक डायरेक्शन में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप एशिया में देखोगे तो मतलब जो एशिया की बाकी कंट्रीज है इंडिया के अलावा, तो उसमें यहाँ पे 11.2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। और उसके अलावा इन सबके अलावा बाकी जो कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है वो है 4.1%। तो देखिए मेन अगर देखा जाए तो मेन यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे एक मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डिवीज लैब को मिलता है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है इसका, क्योंकि देखिए 51% की होल्डिंग तो सिर्फ प्रमोटर्स के पास ही पड़ी हुई है। प्रमोटर्स मतलब अपनी खुद की जेब में इतना उन्होंने स्टेक रखा हुआ है। देखिए ऑल्दो अगर 50% का स्टेक प्रमोटर्स के पास होता है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनको अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उनकी कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ करेगी, मतलब अच्छी खासी ग्रो होगी। अब उसके बाद अगर आप FII का स्टेक देखेंगे तो उनका भी इसमें 20% का स्टेक है। और उसके अलावा DIH का देखिए 16% का स्टेक है। मतलब अगर आप देखोगे तो राउंड फिगर दोनों का, मतलब जो बड़े लोग हैं DII, FII और ये इसके अलावा प्रमोटर, इन तीनों का मिला के ही अराउंड 90% का स्टेक आता है। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे सिर्फ 10 से 11% का स्टेक ही है, जो कि बता रहा है कि अगर इतनी बड़ी मतलब इतनी ज्यादा होल्डिंग्स अगर बड़े लोगों के पास है तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा करेगी और इस कंपनी में आगे चलकर कोई भी मतलब डाउट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे जाके कंपनी डूब जाएगी या फिर परफॉर्मेंस पे कोई डाउट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए ना डेट टू इक्विटी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ऑलमोस्ट मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो करंट लाइबिलिटीज होती है, मतलब जो कंपनी को 1 साल में चुकानी होती है, तो वो कंपनी एक बार के लिए लोन ले सकती है उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेट है कंपनी के वो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए कंपनी यहाँ पर डेट फ्री है, जो कि एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए तो इसलिए इसको एकदम अलग बनाता है। तो इसके कंपटीटर्स हैं उनकी थोड़ी लाइबिलिटीज है, लेकिन इसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जिस कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती है तो वो क्या होती है, कंपनी हटकर होती है और वो प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपको मिलती है। अब देखिए ये शेयर अभी 3481 पे ट्रेड हो रहा है और देखिए अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 10 से 12% आपको ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। 3914 का इसका हाई है। देखिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेरे ख्याल से बने रहिए, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। और देखिए बात आती है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से अभी एकदम अच्छे प्राइस पर ये शेयर आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से आपको इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और देखिए अगर मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा वीक रहता है, मतलब यहाँ से निफ्टी 14,000 साढ़े 13,000 जाता है तो पैनिक नहीं होना है। ये शेयर भी लगभग 3,200 3,100 के लेवल तक जा सकता है, नो डाउट। लेकिन उस वक्त आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो कंपनी आपको सस्ते रेटों पर मिल रही है, तो आपका रिटर्न आगे चलकर बढ़ेगा, तो उस समय और इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। अब रही बात शॉर्ट टर्म व्यू की, तो देखिए 3,500 के लेवल के बाद मेरे ख्याल से इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलता है तो वहां पे आप खरीदारी कीजिए और उसके बाद में 3,650 का टारगेट आप इसमें रख सकते हैं।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको डिवीज लैब का जो शेयर एनालिसिस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर आप कमेंट कर सको तो कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।